इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जब मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो अब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गया विपक्ष। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, कौन से राज्य से आ रही है बड़ी अपडेट। इसी के साथ में वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री को बीजेपी में शामिल होने के बाद ईडी की कार्रवाई से मिल गई है राहत। बताएंगे केस वापस ले लिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में दिवाली और होली पर गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा करने वाले अमित शाह अब ईद और मुहर्रम पर भी सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं दोस्तों। बताएंगे जमकर किरकिरी हो रही है अमित शाह की। और इसी के साथ में बीजेपी के कई बार पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी सरकार के लोकायुक्त की ओर से नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। बताएंगे बड़ी कार्रवाई अवैध जमीन घोटाले के मामले को लेकर हो रही है। इसी के साथ में महाराष्ट्र को लेकर भी आ रही है बड़ी अपडेट। बताएंगे कितनी सीटों पर दावेदारी करने वाली है एनसीपी शरद पवार गुट। और हरियाणा में चुनावी समीकरण को पलटने के लिए बीजेपी की ओर से कुमारी सैलजा को ऑफर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे क्या बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोच भी सकती है कुमारी सैलजा। बताएंगे इसके पीछे क्या है पूरी रणनीति दोस्तों और किस तरीके के आर्ग्यूमेंट है जिससे समझेंगे हरियाणा की पूरी राजनीति एक एक करके चलेंगे सारी आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का महिलाओं के द्वारा किया जा रहा विरोध और जगह जगह किसानों के द्वारा काले झंडे दिखाए जाना साफ संकेत है कि हरियाणा ने परिवर्तन नहीं बल्कि प्रचंड परिवर्तन करने का मन बना लिया है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान और हरियाणा में हारेगा सत्ताधारी दल लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने कोची में पीड़ित के घर पहुंचे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती से वीडियो कॉल करवाते हुए पूरे परिवार से मुलाकात की है दोस्तों। वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े हैं। आपको बता दें कि ईवाई कर्मचारी की ज्यादा काम करने से मौत के मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीड़ित के परिजनों से फोन पर बातचीत की है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह बातचीत कराई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का ये एक और ग्रुप काफी एक्टिव नजर आता है जो कर्मचारियों से जुड़े हुए मामले को लेकर उनकी आवाज संसद के अंदर उठाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों। ऐसे में अब ये जो ज्यादा काम करने से लोग की मौत के कई सारे मामले सामने आ रहे, काफी चिंताजनक स्थिति है। और ऐसे में राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष से कहा है कि आप लोग इस पूरे मुद्दे पर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाइए, आंदोलन करिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाइए कि अतिरिक्त काम करने के कारण कई सारे लोगों का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो रही है। काफी बड़ा मुद्दा है देश के अंदर दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो जाएगा। साथ साथ खड़गे ने कर दिया है ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट कर दिया गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल भाजपा के लोग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन लगातार जारी रहेगी। हम लोग जहरीली मानसिकता से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी को जितनी धमकी दी जा रही है हम उसके खिलाफ जोरदार आंदोलन लगातार करते रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था लेकिन उसका कोई भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को राज्य की खराब कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। राहुल गांधी को धमकी देने वाले सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य इकाई के प्रमुख के नेतृत्व में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर राज्यपाल से मुलाकात की है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता के द्वारा राहुल गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, खुलेआम धमकी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर या तो महायुति गठबंधन के हाथ से निकल गई है या फिर सत्ताधारी दल होने के नाते दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि राज्यपाल इस पूरे मामले पर एफआईआर लिखने के आदेश जारी करेंगे? क्या इतना निष्पक्ष होकर काम करेंगे कि राज्यपाल उस राज्य के अंदर जहां पर भाजपा की सरकार है? कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं लेकिन संवैधानिक तौर पर जो विकल्प है उसे ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा तलाशा जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति महोदय को भी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है दोस्तों। साथ साथ लखनऊ से एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या बीजेपी का वॉशिंग मशीन फिर से चला है? इस खबर के बाद सवाल उठने फिर से जारी है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ जांच की फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। बीएसपी सरकार में मायावती सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र अभी भारतीय जनता पार्टी में है, उनके लिए राहत की खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री के खिलाफ चल रही जांच को ईडी ने बंद कर दिया है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उनके वकील ने यह सूचना दी है। हाईकोर्ट ने केस को डिस्पोज कर दिया है दोस्तों। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर सामने आने के बाद लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने कहा कि बीजेपी में जाने का रीजन यही था। कई लोगों ने कहा कि खुली लूट कर रहे हैं बीजेपी के डकैत, फिर अपनी जांच खुद ही करके पाक साफ हो जाते हैं और अगर किसी और पार्टी का होता तो अब तक जेल के अंदर होता। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। सबको पता है कि मामला इतना सिंपल और फॉरवर्ड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ पेचीदा मामला है और कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन चलाया गया है, ये आरोप भी लग रहे। साथ हरियाणा के सिरसा जिले के कलावली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को चुनाव प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। शनिवार को राजेंद्र चकेरिया गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे थे लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए जिसके बाद राजेंद्र ने अपना चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया। दरअसल खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में किसान भारतीय किसान एकता बीकेई के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि जिस भाजपाई ने हमें दिल्ली में जाने से रोका, हमारे ऊपर जुल्म किया, शुभकरण को गोली मारी गई, हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति को नहीं आने दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है सवालों का जवाब, जबकि हकीकत यह है
है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोग सवाल पूछ रहे हैं तो वो कन्नी काटकर भाग रहे, कहीं जाकर माफी मांगते हैं, कहीं फिर अपना कार्यक्रम ही रद्द कर देते हैं। उनको डर लग रहा है कि काले झंडे ना दिखा दिए जाए, सवाल ना पूछ लिया जाए, हाथ पकड़कर जाकर पानी में डूबा हुआ सड़क ना दिखा दिया जाए। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग कन्नी काटते फिर रहे हैं और गांव में तो वैसे भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मजबूरी है, प्रचार करने जाना ही है तो विरोध भी देखने को मिल ही रहा है। सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी का हरियाणा चुनाव में हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब 2022 में हुए तो अमित शाह सबसे ज्यादा चुनावी कैंपेन करते हुए दावा कर रहे थे कि जैसे ही दीपावली और होली आएगी वैसे ही एक मुफ्त सिलेंडर दे दिया जाएगा। अमित शाह के द्वारा बार बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जा जाकर कहा गया था कि 2 सिलेंडर साल में मुफ्त दिए जाएंगे। लोग अब तक 2 सिलेंडरों का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे तो क्योंकि वहां पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है तो भाषण देते हुए अमित शाह कहने लगे कि अब मुहर्रम और ईद के मौके पर मिलेगा सबको 2 फ्री सिलेंडर। अब इस पूरे मामले पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि अभिषेक को तो होली दीपावली में मिल गया, अब अब्दुल भाई की बारी है। यानी दोस्तों तंज कसते हुए बातें कही गई है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन की सरकार की खरीदी के दाम को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 23 सितंबर को सिवानी मालवा में ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकालेंगे क्योंकि किसानों को सोयाबीन की सही कीमत नहीं दी जा रही है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने भी ये बड़ा मुद्दा उठाया था और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से जोरदार तरीके से रैली निकाली गई थी दोस्तों। और अब क्योंकि राकेश टिकैत खुद मौजूद रहेंगे तो एक बड़ा किसान आंदोलन यहां से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार 4892 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रही है जबकि किसान 6,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। 23 सितंबर को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किस तरीके का ट्रैक्टर मार्च होगा इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार पर कुछ दबाव बनेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी मेरा समर्थन कर रही है। गोपाल कांडा ने खुलकर यह बात स्वीकार कर ली है। इससे पहले अजीत अंजुम ने उनका घर दिखाया था जहां पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, फिर अगले ही दिन झंडा उतार दिया गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है दोस्तों। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी मेरे साथ आकर खड़ी हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि इनेलो, बीएसपी, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी और गोपाल कांडा की पार्टी सबके सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराने का अपना अंतिम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने लोगों से कई सारे वादे किए हैं, न्याय योजना से जुड़े हुए वादे किए गए हैं, लोगों के जीवन को अच्छा करने के वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों के आधारित चुनाव लड़ रही है जबकि उसके विरोध में खड़े लोग मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक बीएस येदियुरप्पा ने राज्य के लोकायुक्त के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री को अवैध भूमि अधिसूचना मामले में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले सिद्धरमैया को लेकर राज्यपाल ने कार्रवाई की अनुमति दी थी। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान लोकायुक्त ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है और उनको सुनवाई के लिए बुलाया गया है। दोस्तों सवाल जवाब किए गए हैं, क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी आगे की जाएगी? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर उपचुनाव जीतने की भी तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों उपचुनाव होने वाले हैं कर्नाटका के शिगांव में जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में एक बड़ी रैली बुलाई है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। उपचुनाव के जैसे ही अनाउंसमेंट किए जाएंगे वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति देखने को मिलेगी। साथ साथ कर्नाटका की इंपॉर्टेंट सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से हटाकर कहीं ना कहीं अपने आंकड़े को और बढ़ाना चाहिए ताकि ऑपरेशन कमल कीचड़ कुछ भी ना चल पाए कर्नाटका के अंदर। वैसे भी हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी है लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी सीटों के नंबर को लगातार बढ़ाती रहना चाहिए। साथ साथ दोस्तों अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है। इसके बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखने को मिलती है और अयोध्या में जो रियल एस्टेट में लोगों ने पैसा लगाया है क्या उनका दबाव अब सत्ताधारी दल के ऊपर है और इसीलिए क्या तिरुपति मंदिर को लेकर इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर कैंपेन किया जा रहा है। ये थ्योरी बताते हुए कहा गया है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को काफी फंड मिला था इलेक्शन के टाइम में, रियल एस्टेट की कंपनियों ने भी काफी फंड दिया होगा। शायद यही बड़ा कारण है कि अब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है और पूरे मामले पर तिरुपति के मुद्दे को जोड़कर कहीं ना कहीं दोनों के डॉट कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों क्या आप मानते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा? क्योंकि अयोध्या के अंदर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है और जिन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है उनका दबाव तो होगा ही। साथ साथ एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं के साथ अपनी बैठक पूरी कर ली है। दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक में शरद पवार ने आखिरकार अपनी पार्टी की ओर से स्टैंड क्लियर करते हुए कह दिया है कि उनकी पार्टी केवल 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की सीटें कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी के लिए छोड़ने को तैयार है। पवार एक मंजे हुए नेता है दोस्तों, इतना एक्सपीरियंस नेता है, उनको पता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए जरूरी यह है कि उन सीटों पर केवल चुनाव लड़ा जाए जहां पर उम्मीदवार मजबूत हो और पार्टी की स्थिति चुनाव जीतने वाली हो और इसीलिए पवार साहब 80 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयार है। बाकी की 208 सीटों पर तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हो सकता है 104 सीटें शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में डिवाइड हो जाए दोस्तों, या हो सकता है कि किसी अन्य पार्टी को भी गठबंधन के तहत लाया जा सकता है। आपका क्या मानना है, क्या सीट बटारेगा ये फॉर्मूला सही है? साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रहे राकेश विश्वास ने पार्टी से इस्तीफा
इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थामा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थामा है। दोस्तों बिहार के इलेक्शन को लेकर भी कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ साथ राजधानी पटना में आरजेडी के कार्यालय के सामने उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गाड़ी के चालान काटने का मामला तूल पकड़ रहा है। आरजेडी ने चेतावनी दी थी कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भी उनके नेताओं की गाड़ी खड़ी रहती है, जिसका वो वीडियो जारी करके बताएंगे। आरजेडी की इस धमकी के बाद मंत्री सुमित सिंह ने 20 सितंबर को कहा था कि आरजेडी वीडियो जारी करे, उसे कौन रोका हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों शनिवार 21 सितंबर को आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने वीडियो के माध्यम से अपना बयान जारी किया है और इसे एक तरफा कार्रवाई बताया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों पवन कल्याण जो आजकल आईटी सेल, खासकर सत्ताधारी दल के आईटी सेल वालों के फेवरेट बन गए हैं, उनका इतिहास अब लोग खंगालने लगे हैं। आपको बता दें कि पवन कल्याण के मेन सोशल मीडिया हैंडल पर 15 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट लिखा गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी उस समय बीफ और काउ के मामले को लेकर डिबेट डिस्कशन करा रही थी। इस पर निशाना साधते उन्होंने कहा था कि यह केवल लोगों के बीच में मतभेद डालने वाली बात है। गौ हत्या और बीफ बैन का मामला, उन्होंने कहा कि जिस समुदाय के लोगों की इससे भावना जुड़ी हुई है उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि अगर वाकई ये लोग इस मामले को लेकर सीरियस है भाजपा वाले, तो फिर उनको गोवा और भाजपा शासित राज्यों के अंदर भी इसको बैन करना चाहिए, बीफ बैन करना चाहिए। आपको बता दें कि ये पवन कल्याण का पुराना ट्वीट है, जैसा कि आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। साथ साथ दोस्तों पवन कल्याण ने इसी तरीके से 13 जुलाई 2015 को एक ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी को काफी प्रेम करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को उनके उत्साह, उनके उमंग और उनके पैशन के लिए उनका अनुकरण करता हूं, उनको स्वीकार करता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों पवन कल्याण कांग्रेस पार्टी की तारीफ किया करते थे। हालांकि बाद उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसके बाद अपने आप को एक सनातनी प्राउड हिंदू के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद उनके चेहरे को लेकर एक ब्रांडिंग शुरू हुई। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और पूरे इकोसिस्टम के लिए, आईटी सेल वालों के इकोसिस्टम के लिए पवन कल्याण एक बड़ा चेहरा रहे। पवन कल्याण के बयानों को काफी शेयर किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पुराने बयान अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इन्होंने 180 डिग्री की पलटी मारी है और आईटी सेल वाले लोग इनका गुणगान गा रहे हैं। कुल मिलाकर आईटी सेल वाले लोगों के साथ हमेशा इसी तरीके से होता है, कोई भी आकर उनको बेवकूफ बनाता है। साथ साथ दोस्तों कुमारी सैलजा को भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ऑफर भेजा है। हालांकि उनका ऑफर कितना अच्छा होगा ये बड़ा सवाल इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी में कई सालों से राजनीति कर रही है। उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं और कुमारी सैलजा को केंद्र में मंत्री बनाने से लेकर सारे बड़े पद मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वो सिरसा की लोकसभा की वर्तमान सांसद है, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है, केंद्र में राज्य मंत्री रह चुकी है, जनरल सेक्रेटरी रह चुकी है, कई राज्यों की कांग्रेस पार्टी की प्रभारी रह चुकी है। वर्तमान विधानसभा चुनाव में उनके गुट के 9 लोगों को टिकट दिया गया है। फिर क्या भारतीय जनता पार्टी जो अपने साथ में आने के लिए बोल रही है, क्या इससे बड़ा भी कुछ ऑफर कर सकते हैं? तभी कुमारी सैलजा उनके साथ में जाएंगे अगर आप इसे नेशनल ग्राउंड पर देखते हैं तो। लेकिन कुमारी सैलजा ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतना प्राप्त किया है कि अब उनको भारतीय जनता पार्टी अगर कोई मुख्यमंत्री का पद दे दे या फिर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर सीधा नियुक्त कर दे तो ही शायद वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। इससे पहले तो उनके जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता और इस तरीके के बड़े पद जो कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया है शायद भाजपा ही कभी दे पाए। और दोस्तों कई लोगों का मानना है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है ताकि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच में आपसी मतभेद दिखाई दे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुमारी सैलजा को लेकर इस तरीके के बयान दे कि हमारे साथ आ जाओ, मिलकर सरकार बनाएंगे और हुड्डा के खिलाफ जनता से वोट लेकर आएंगे। इस तरीके की कोशिशें की जाए। बाद में पता चला कि चुनाव से 2-3 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और तमाम सारे बड़े नेता एक साथ सामने आ जाए और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, घर घर तक पहुंच जाएगी। कांग्रेस पार्टी में आपस में कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे चुनाव में मूर्ख बनाने के लिए किया गया था। आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में ठाकुर और सिंह का राज चल रहा है, ये बात लिखने वाले अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और अभिषेक उपाध्याय के साथ साथ ममता त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों सितंबर 19 को उनकी ओर से एक पोस्ट लिखा गया था, इसमें ठाकुर राज शब्द का इस्तेमाल किया गया था जिसे आपत्तिजनक मानते हुए कई सारे धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 353, 197, 302 ये सारे के सारे बीएनएस की धाराएं हैं दोस्तों। यानी भारत के अंदर जो नया आईपीसी को हटाकर बीएनएस बना है, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धाराओं के तहत है। इससे पहले अखिलेश यादव ने इसी अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट पर कहा था कि कठपुतली पत्रकारिता के इस दौर में जो भी पत्रकार सत्य की आवाज खोज और उसके प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं वो सच्ची प्रशंसा के हकदार है। अखिलेश यादव ने तारीफ की थी। इसके बाद मामला दर्ज कर दिया गया। फिर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर एक बार फिर से भाजपा पर तंज कसा है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कुल 2 लाख नौकरियों की गारंटी दी है, जिसमें से 7,000 नौकरियों पर दावेदारी प्रत्याशियों की ओर से जताया जा चुका है। बाकी बची 1,93,000 नौकरियों को अपने अपने हल्के में नौकरियां किस तरीके से मिलेगी नेताओं को बता ही देना चाहिए। दरअसल दोस्तों सारे नेता प्रचार करने के लिए जा रहे तो कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां देंगे, तो उसमें से 2,000 नौकरी अपने क्षेत्र में हम लोग देंगे, इस हल्के को देंगे। इसके बाद कहीं और जाते तो वहां पर ही बताते हैं कि इतनी हजार आप लोगों को देंगे। इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता है कि हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए इस तरीके के वादे किए जा रहे हैं और मैसेज दूर तक जाता है ऐसे बयानों का। आपकी जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों उड़ीसा के अंदर जिस तरीके
तरीके से आर्मी के मेजर उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस की ओर से सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चला। इसके बाद लोगों ने अब देश के राष्ट्रपति से पूरे मामले पर दखल देने के लिए कहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52(2) के तहत सुप्रीम कमांड की जिम्मेदारी और उनकी सारी पावर, डिफेंस फोर्स की सारी पावर राष्ट्रपति के अंदर होती है और इसीलिए राष्ट्रपति से इस पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है। जिस तरीके की हरकत देखने को मिली है दोस्तों भाजपा शासित उड़ीसा के अंदर और कार्रवाई करने की जगह मामले पर आनाकानी की गई थी, तो अब राष्ट्रपति महोदय से कार्रवाई की अपील की जा रही है। लिखा गया है कि इस पूरे मामले पर आर्मी ऑफिसर उनके फैमिली के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, क्या उस पर आपको कोई चिंता नहीं होती? इससे पहले बंगाल के मामले को लेकर राष्ट्रपति महोदया की ओर से टिप्पणी की गई थी, तो अब उनसे इस नए मामले को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों आर्मी से जुड़ा हुआ मामला है तो काफी गंभीर मामला है। आर्मी की हेड है देश की राष्ट्रपति, तो उनको जरूर इस पूरे मामले पर टिप्पणी करनी चाहिए थी और न्याय सुनिश्चित करवाना चाहिए था। साथ चुनाव आयोग अगले हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा करेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं से बातचीत की जाएगी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। साथ साथ सेबी ने पिछले महीने कहा था कि उनकी अध्यक्ष माधवी पुरी ने संभावित हितों के टकराव के मामले में खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब इसने सूचना के अधिकार आरटीआई के दायर याचिका के जवाब में कहा है कि जिन मामलों में उन्होंने खुद को अलग किया था वे तुरंत उपलब्ध नहीं है, उन्हें एकत्रित करने से लेकर सार्वजनिक करने तक टाइम लगेगा और समय मांगा गया है। सवाल यह है दोस्तों कि ये छोटी सी रिपोर्ट मांगी गई थी जो सेबी के पास नहीं है। कुल मिलाकर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं क्योंकि माधवी पुरी बुच को लेकर बताया जाता है कि उनके कई बैंकों में कई बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं जिनकी जांच सेबी कर रही है। अडानी के मामले को लेकर सवाल खड़ा किया गया था, अब उनके सेबी के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। सवाल यह कि आरटीआई के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है, क्या उसी याचिका का जवाब इस तरीके से मिलेगा कि डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, तैयारी करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे तब जाकर कोई जवाब आ पाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट को कमजोर करने के कारण इस तरीके से कुछ भी इलॉजिकल जवाब देकर बचने के प्रयास किए जाते हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दागदार है दामन तेरा और चेहरे पर मक्कारी है, वोटों का तुम चक्कर छोड़ो, अब विदाई की तैयारी पेश है भारतीय जनता पार्टी और उसके 52 दाग दामन पर। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। 52 दाग गिनवाए हैं जिसमें पेंशन घोटाला भी है, छात्रों पर लाठी बरसाने का मामला भी है, किसानों पर लाठी बरसाने का मामला भी है, साथ साथ और भी कई सारे भारतीय जनता पार्टी के फेलियर को गिनवाया गया है। अन्नदाताओं पर लाठी चार्ज का मामला है, वोट बहकाकर लेने का भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया है। हरियाणा कांग्रेस ने शेर व शायरी के अंदाज में निशाना साधा है। साथ साथ दोस्तों कश्मीर के अंदर जमाते इस्लामी मैदान में उतरा हुआ, इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी मैदान में उतरी हुई है और स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण कई सारे सीटों पर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि किसको वोट करे किसको नहीं करे, क्योंकि अमूमन जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई चुनाव हुए हैं एक तरफा या फिर दो मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टी दिखाई दी है, लेकिन इस बार मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट चल रहा है। क्या इससे फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन कमजोर होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने के विकल्प खुलेंगे? क्योंकि जितने निर्दलीय चुनाव जीतेंगे उनके बीजेपी के साथ में जाने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होगी। आपका क्या मानना है दोस्तों लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ अमित शाह एक रैली में कहते हैं कि धारा 370 वापस लेकर आ जाएगी कांग्रेस पार्टी, गुर्जर और पहाड़ियों के आरक्षण को छीन लिया जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी ने जो वादा भी नहीं किया है उसे भी गिनवाते हुए ये बातें की जा रही है दोस्तों। साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक और चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। हापुड़ जिले के अंदर 23 सितंबर को तीनों गन्ना समिति के चुनाव का आधिकारिक बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। 65,000 के आसपास किसान इसमें वोट डालेंगे दोस्तों। मामला देखते हैं किस तरीके का रहेगा, किसान किसके साथ खड़े रहेंगे। साथ साथ अमित शाह 2 सिलेंडर ईद और मुहर्रम पर देने की बातें कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि एक दिन पहले झारखंड में मुसलमान कर रहे थे, हिंदू खतरे में है, मुसलमान कर रहे थे, फिर घुसपैठी मुसलमान कर रहे थे और अगले दिन कश्मीर पहुंच गए तो ईद और मुहर्रम की बातें करने लगे, सिलेंडर देने की बातें करने लगे। अब इनके इस चाल चरित्र और चेहरे पर क्या कहा जाए। और हाँ साहब, मुफ्त की जगह निःशुल्क बोलना चाहिए और धर्म के नाम पर नफरत की दुकान बंद करनी चाहिए। यानी अमित शाह का अगर आप जम्मू कश्मीर का बयान सुनेंगे दोस्तों तो आपको लगेगा नहीं कि अमित शाह ये वही है जो झारखंड में एक दिन पहले बयान देकर आए थे। और यहाँ तक कि बीजेपी के लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार कर रहे थे तब अमूमन जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता इस नारे से बचने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से झटका है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा गया था। इस पर पहले रामपुर जिला कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। अब हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ साथ दोस्तों झारखंड के अंदर एक और पॉलिटिकल पार्टी इस बार अपना जलवा दिखा सकती है। इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी अहम भूमिका निभा सकती है। लोकसभा चुनाव में टाइगर महतो ने गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़कर 3 लाख से ऊपर वोट, 3.5 लाख के आसपास वोट इकट्ठा किए थे। वहीं पर हजारीबाग से उनके प्रत्याशी को 1.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और इससे आजसू पार्टी और ज्यादा कमजोर हो सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। फायदा इंडिया गठबंधन का होगा। साथ साथ दोस्तों महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन
प्रदर्शन किया है। देहरादून उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकाला गया है। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा पहले से ही बुरी तरीके से घिरी हुई है। साथ साथ यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन भेजा गया है दिल्ली की कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले को लेकर, और 19 नवंबर 2024 तक आने के लिए कहा गया है। फिजिकल अपीयरेंस के लिए कहा गया है, यानी भारत आना पड़ेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।